बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बेटा। जी मेरी आवाज़ क्लियर बेटा सबके लिए? ओके जी। चलें जी, आज फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर हैं और जो स्टूडेंट फेसबुक पर मेरे साथ है बेटा, मैं उनको भी वेलकम करता हूं, क्योंकि आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर पहले जो लेक्चर लिया था मैंने कैलकुलेशन बेस्ड, आपकी तरफ से आया कि सर हमें एक और लेक्चर का भी दे। तो बेटा आज आपके लिए मैं क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आया हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से हर साल कोई ना कोई MCQ ज़रूर बनता है जी। आइए, टॉपिक आसान है, इसको भी इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि ये कैसे होगा जी। बेटा दो टॉपिक हमने डिस्कस करने आज, क्योंकि इसका पहला पोर्शन मैं कल पढ़ा चुका, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज की बात की थी। हमने बेटा जी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात की थी। उसके अलावा हमने जी कुछ और बातें की थी, जिसमें ऑर्बिटल की शेप वगैरह की बात हुई थी, वगैरह वगैरह। हमने कल वो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। बेटा आज हमारे दो मेन टॉपिक्स हैं, वन इज़ द क्वांटम नंबर एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी क्वांटम नंबर्स हैं क्या? पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। बेटा कल भी मैंने श्रोडिंगर का नाम लिया था। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी। जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आई, कुछ उसका सॉल्यूशंस आए बेटा। वो जो वैल्यूज़ थी उनको नाम दिया गया क्वांटम नंबर्स का। सो क्वांटम नंबर्स are basically set of numerical values which give the acceptable solution to Schrodinger wave equation for hydrogen atom। फिर बोल देता हूँ जी, कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ा उर्दू में बता दिया करें। तो बेटा याद रखना, हाइड्रोजन एटम के लिए जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आई उसके सॉल्यूशन में, जिनको नाम दिया गया क्वांटम नंबर्स का। अच्छा याद रखिएगा, ये क्वांटम नंबर्स करते क्या हैं? बेसिकली दे डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जी बेटा एटम में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। आप कहेंगे सर क्या मतलब? मैं इसकी मिसाल अपनी बुक वाली एग्जांपल से बेटा रिलेट करूंगा। सपोज करें मैं कहता हूं जी मैंने किसी भी इंसान का, किसी ABC, कोई असलम, कोई भी है, वहीद है, कोई भी नाम है, मैंने उसका बिहेवियर स्टडी करना है। तो बेटा क्या आप घर बैठ के बिहेवियर स्टडी कर लोगे? मैं कहूँगा कतई नहीं। जैसे बेटा नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर आप लोग देखते हैं एनिमल की बेटा वो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं एनिमल्स की, डिफरेंट उनके बिहेवियर स्टडी किए होते हैं बेटा। वो ऐसा नहीं घर बैठ के बेटा मूवी बन गई। उन वीडियोस को, उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को बेटा फिल्माने के लिए, बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए बेटा जो पूरी टीम्स हैं उनको जा कर के उनके साथ उनके रहना पड़ता है। कई कई मंथ, कई कई साल लगाने पड़ते हैं, तब जाके बेटा उनका बिहेवियर स्टडी होता है। सेम जब भी किसी चीज़ का बिहेवियर स्टडी करना होता है तो आपको उस चीज़ के पास रहना, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कम से कम इतना दूर तो हो या इतना करीब तो आप उसको ऑब्जर्व कर सके। तो बेसिकली क्वांटम नंबर क्या है? ये आपको एड्रेस देते हैं इलेक्ट्रॉन का। ले भी ये इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाते हैं और बताते हैं लो जी अब इसका बिहेवियर तुम स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली बेटा क्वांटम नंबर चार होते हैं। वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज द अजीमुथल, थर्ड इज द मैग्नेटिक एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन आइए मैं एक एक नंबर पे बात करूंगा डिटेल से, जो हमें MD कैट के लिए चाहिए। बेटा इसे पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपीज पर, क्या कि क्वांटम नंबर्स are not numbers। फिर ये क्या है? rather these are representations। बेटा ये नंबर्स नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेशंस हैं। बिल्कुल ऐसे यार जैसे कॉलेजेस में आपके रोल नंबर्स होते हैं बेटा। जैसे अगर इस साल कॉलेज में रोल नंबर 1 आपका या किसी और आपके फ्रेंड का है, तो अगले साल वो किसी और को मिल जाना है। वो आपका नंबर नहीं है, आपका टैग नहीं है। हाँ अब टैग इसलिए है इस साल आपका टैग है, लेकिन सारी जिंदगी वो आपका रोल नंबर नहीं रहेगा कि आप हर बार नंबर 1 रहेगा, नेक्स्ट क्लास से नंबर 1 मिलेगा, ऐसा नहीं है बेटा। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन, आपकी रिप्रेजेंटेशन है जी। तो बेटा बिल्कुल क्वांटम नंबर है तो नंबर्स, लेकिन बेसिकली नंबर्स क्या है? दीज आर रिप्रेजेंटेशंस। यानी हर क्वांटम नंबर, हर न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। आइए क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नंबर 1 बात करेंगे हम। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात और बेटा जी, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं जी। नंबर 1 जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
दूसरा जी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक, एंड फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा 4 क्वांटम नंबर्स हैं। बेटा मोबाइल दे दीजिए, उस पर अगर हो गया तो। बेटा प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। अच्छा, इन चारों के बारे में आपने एक बात याद रख लेनी है, ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं बेटा, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जी। बेटा दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जबकि जो स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, इट इज नॉट डिराइव्ड वन। बेटा जो स्पिन है वो डिराइव्ड नहीं है, इट इज नॉट डिराइव्ड, ये डिराइव्ड नहीं है जी। बेटा इट इज नॉट डिराइव्ड, ये डिराइव्ड नहीं, बस मुझे ओपन करके दे दें। बेटा इट इज नॉट डिराइव्ड वन, ये डिराइव्ड नहीं है बेटा। जबकि पहले 3 क्या है, दीज आर द डेरिवेशंस ऑफ द श्रोडिंगर, इसकी आवाज बंद करो ना यार, these are the derivations of the Schrödinger wave equation जी। ठीक हो गया बेटा। ये क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुका कि कौन सा हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है और कौन सा नहीं आता। तो बेटा पहले 3 डेरिवेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, जबकि चौथा डिराइव्ड नहीं है, ये उस पर बेस नहीं करता। लो जी, आइए 1 बाय 1 मैं चारों को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा जैसे मैंने कहा कि हर क्वांटम नंबर किसी ना किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप गौर करें बेटा, जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द शेल्स और ऑर्बिट्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। बेटा ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेल्स और ऑर्बिट्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अच्छा, आप कहेंगे सर ये ऑर्बिट में क्या फ़र्क है, शेल में क्या फ़र्क है? बेटा ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। देखें, इस चीज़ को ऑर्बिट का नाम दिया बॉहर्ट्ज़ ने, बाद वाली रिसर्चर्स को नाम शेल दे दिया। और बेटा चूंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू द बॉहर्ट्ज़, तो इसको हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो शेल कहें, ऑर्बिट कहें या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहें, बेटा तीनों का मतलब मकसद एक ही है। अच्छा जी, अब जरा बात करता हूँ। अच्छा इसमें ना कमेंट्स नहीं आ रहे बच्चों को, जरा इसमें चैट भी ओपन कर दे मुझे बेटा, मेरे मोबाइल पे करते हैं। बेटा याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। और बेटे इसकी जो वैल्यूज हैं, दीज आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी। यानी बेटा अगर मैं n की बात करता हूँ, n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 सो एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। बेटा ये बेटे हमारे पास बेसिकली n की वैल्यूज आ गई। बेटे प्लीज, अगर आपसे यहाँ पे 2 तरह से सवाल हो सकता है जी, जो ज़्यादातर होता है, पिछले सालों में हुआ। बेटा नेक्स्ट में क्वेश्चन आया था कि किन सेट्स का नंबर है, तो बेटा बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है। बेटा अगर मैट्रिक में अगर आपने पढ़ा तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। लेकिन अगर पूछे ये कौन से इंटीजर्स हैं, बेटा दीज आर द नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बेटा नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बात की बेटे कि हर क्वांटम नंबर किसी ना किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है। बेटा किस चीज की, जरा इस बात पे गौर कीजिएगा। ये जो 1 है ना बेटा, इट रिप्रेजेंट्स द के शेल। बेटा 2 रिप्रेजेंट्स द L shell, 3 represents the M shell, 4 represents the N shell. तो basically these numbers are the representations of shells बेटा। तो अगर पेपर में आए कि जी हमारे पास n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब बताओ। बेटा इसका मतलब है K shell। n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब बेटा L shell। बेटा n की वैल्यू 3 है, it means M shell, और n वैल्यू 4 means N shell। बेटा so these are basically the representations of these shells। अच्छा ये तो होगी जी कुछ बात इसके बारे में। अब इसकी एप्लीकेशन, इसका फ़ायदा क्या भी हमें, बेटा आइए इसका फ़ायदा देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ बेसिकली, बेटी आप सॉन्ग गा रही हैं टीचर्स की क्लास में, खैरियत है? अपना माइक काइंडली मेरी बेटी बंद कर लें, खुद को सुनाए सॉन्ग बेटा, हमें सभी नहीं सुनना। हाँ एंड पर 6:30 बजे आपका सॉन्ग सुनूंगा, मेरा वादा हो गया। लो जी बेटा पहली बात, इट इज बेसिकली अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। आपके गेस कैसे? बेटा
बोहर्स ने हमें एक डेरिवेशन दी थी और बोहर ने कहा था कि जब भी हमने किसी भी शेल का, किसी भी ऑर्बिट का साइज बेटा पता करना है तो यस हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम बेटा। तो यूं बाय दिस फार्मूला वी कैन गेट द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शेल। बेटा देखिए यहाँ एन की वैल्यू 1 रखें तो बेटा के शेल का साइज आ गया, 2 रखें एल शेल, 3 एंड 4 सो एंड सो ऑन। सो बेटा जब भी आप एन की वैल्यू पुट करोगे इस फार्मूले में यू कैन गेट द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल। अच्छा दूसरी बात बेटा, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और शेल की एनर्जी सेम होती है बेटा। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है वही एनर्जी शेल की बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहलाती है। अच्छा बेटा प्लीज वो कैसे, जरा गौर रखिएगा बेटा। बहुत इसके बारे में कहा कि किसी भी एनर्जी के लिए, शेल की एनर्जी के लिए फॉर्मूला है -1313.31 ओवर एन स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। बेटा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। बस एन की वैल्यू चेंज करते जाएं बेटा, आपके पास उसकी वैल्यूज आती जाएंगी। तीसरी एप्लीकेशन 2n स्क्वायर। बेटा ये क्या है, ये बेसिकली फॉर्मूला है दैट टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देता है। मतलब कैसे बेटा, आइए मैं इसको करके देखता हूं बेटा। 2n स्क्वायर में लिखा, अब देखिए मैं अगर के शेल की बात करता हूं बेटा, के शेल के लिए आप देखिएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, इसका तो आंसर 2 आ गया। मतलब ये है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। अच्छा दूसरा देखते हैं बेटा, एल शेल की बात करें बेटा, बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी बेटा जी हमारे पास आ गया कितना ही, 8 आ गया। तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे बेटा। इस तरह एम की बात करें 2 इंटू 3 स्क्वायर तो 18 आ गया बेटा। एन की बात करें 2 इंटू 4 स्क्वायर तो इट विल बी 32। तो बेटा इट मीन्स द n स्क्वायर वैल्यू, it tells us about the maximum number of electron that can reside in a shell। और लास्ट पे इसकी बात करूंगा बेटा n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है बेटा, n स्क्वायर जो है ये हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा वो बताएगा। जैसे बेटा मैं n स्क्वायर की बात करता हूं बेटा, अगर मैं k शेल की बात करूंगा तो k शेल के लिए इट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1 बेटा। यानी के शेल में बस एक ही ऑर्बिटल है और आप जानते हो इट इज ओनली s, क्योंकि बेटा फर्स्ट शेल में s के अलावा कोई भी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है बेटा। जैसे अगर मैं एल शेल की बात करता हूं तो ये 2 का स्क्वायर आ गया बेटा, आंसर विल बी 4। इसका मतलब ये हुआ इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का और 3 p के। अगर बेटा मैं m शेल की बात करता हूं तो बेटा 3 स्क्वायर आएगा, इट्स का मतलब 9। इसमें बेटा आप देखिएगा हमारे पास एक s आएगा, 3 p आएंगे और बाकी जो 5 है वो d आएंगे। तो बेटा दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी यहाँ तक किसी बेटे बेटी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। मैं अपने यूट्यूब के बच्चों को भी देख लूँ जी कि अगर कोई वहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह देख सकते हैं। जी बताइए, एनी प्रॉब्लम, यू आर वेलकम टू अस। जी बेटा कोई मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, अदरवाइज 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, बस मैं बोर्ड इरेज कर लूँ, इंशाल्लाह आफ्टर 1 मिनट वी विल मीट जी। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट जी। यूट्यूब पे बचे नहीं हमारे साथ, नंबर को क्यों प्रेजेंट किया गया, उसके पीछे वजह क्या थी। देखिए बोहर के मॉडल के 4 डिफेक्ट थे बेटा, 4 डिफेक्ट्स। नंबर 1, बोहर ने कहा जो बोहर का बेटा मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए था। जैसे हाइड्रोजन हो गया बेटा, हीलियम आयन हो गया, लिथियम 2+ आयन हो गया, बेरिलियम 4+ आयन हो गया। लेकिन बेटा बोहर का मॉडल जो है वो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है। दूसरा उसका डिफेक्ट जो था जिसके लिए बना बेटा, बोहर का मॉडल जो है वो सिंपल जी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम को डिस्कस नहीं करता। ये क्या है बेटा, जब भी स्पेक्ट्रम को लेकर के हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाता बेटा, जो ईच लाइन, जो बोहर को एक लाइन नजर आई थी बेटा, वो सेवरल लाइंस में डिवाइड होती नजर आती बेटा, सेवरल लाइंस में डिवाइड होती नजर आती बेटा। जब नजर आती तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जी वो जो उसको स्पेक्ट्रम नजर आया था दैट वाज एन ऑर्डिनरी वन
बेटा तो उसको जो लाइन नजर आई बेटा, इन द हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसको बोलते हैं फाइन या मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। बेटा बहुत ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। दिस क्वांटम नंबर इट वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसका क्या मतलब है। बेटा जब हम स्पेक्ट्रम को लेकर के हाई पावर रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालते हैं, बेटा हमारे पास कुछ लाइंस नजर आती हैं जिनको बोलते हैं जी मल्टीपल या मल्टीपल या स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो बेटा पहली बात हो गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मल्टीपल और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, अब पहला जो था प्रिंसिपल हमने कहा वो शेल को रिप्रेजेंट करता है बेटा, जबकि दिस रिप्रेजेंट्स द सब शेल्स। ये बेटे सब शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल एल से। अच्छा, अब इसके बारे में याद रखिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस होती है बेटा जी एन की वैल्यू से। इट इज ऑलवेज लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेटा हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेस होता है भाई। देखिए अगर मैं सपोज करता हूं, मैं कहता हूं n की वैल्यू लेट अस कंसीडर बेटे 1 है, तो द l विल बी 0 क्योंकि 1 से कम 0 है बेटा। अच्छा, फिर अगर मैं कहता हूं n की वैल्यू 2 है, तो बेटा l की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 है, इट मे बी 2 1 0, तीनों पॉसिबल है भाई। बेटा अगर इसकी वैल्यू 4 है, इट विल बी 3 2 1 0 सो एंड सो ऑन। बेटा यानी मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसकी वैल्यू देखें तो 0 1 2 3 4 सो एंड सो ऑन। तो बेटा प्लीज, मैंने पिछले वाले में कहा कि ये सेट है किस चीज का, इट इज अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, लेकिन दिस इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो बेटा जी अगर मैं कहूं सेट के रेफरेंस से, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। लेकिन बेटा अगर मैं वैसे इंटीजर्स की बात करूं, तो मैं कहूंगा दीज आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटा, और साथ में इसमें इंक्लूडिंग 0, इसमें साथ आपने 0 को इंक्लूड करना है। दीज आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। अच्छा जी, अब एक बात देखिएगा, जैसे मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कहा कि हर नंबर रिप्रेजेंटेशन है बेटा, जैसे 1 है के शेल, 2 है एल शेल, सो एंड सो ऑन, वैसे ही बेटे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का हर न्यूमेरिकल वैल्यू एक रिप्रेजेंटेशन है बेटा। कैसे? मैं कहूंगा 0 इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस सब शेल बेटा, 1 पी सब शेल, 2 डी सब शेल, 3 F sub shell. तो बेसिकली these are the representation for the sub shells. अच्छा, अब इनके नाम ये S P D F क्यों रखे गए बेटे? बेटा these are on the basis of spectral terms हैं। क्या है इनका मतलब? हमें मतलब नहीं, हमने सिर्फ नाम जानना है बेटा। S comes from spherical, P from principal, D from diffused and F from fundamental। और बेटा मैंने जैसे कहा कि ये स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम सीरीज के बेटा, उसके पर नाम रखा गया है। हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, ना एमडी कैट के लिए ना ही बेटा एफएससी के लिए। तो आपको याद रखना है एस स्टार्ट फ्रॉम स्फेरिकल, पी फ्रॉम प्रिंसिपल, डी फ्रॉम डिफ्यूज्ड एंड एफ फ्रॉम फंडामेंटल। अच्छा जी, ये तो कुछ बातें होगी कि ये क्या है। आइए अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेटा। बेटा पहली बात, ये हमें आइडिया देता है अबाउट द एनर्जी एंड शेप ऑफ सब शेल्स। ये पिछले सालों में आ चुका कि सब शेल की शेप कौन बेटा बताएगा, दैट इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस कर चुका शेप्स इनकी आपके साथ। अच्छा, दूसरी बात बेटा, 2 × 2l + 1 इट गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। बेटा किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें। चले करके देखते हैं बेटा। लेट अस कंसीडर, मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, 2 × 2l + 1। बेटे आप देखिएगा, अगर मैं कहूं s सब शेल, तो बेटा s के लिए देखिएगा 2 × बेटा 2 × क्या आएगा जी 0 बेटा +1 जी, ये हमारे पास बनेगा। और आंसर जी हमारे पास कितना आ गया जनाब? अब बेटा गौर से देखिएगा, आंसर विल बी ओनली 2। तो
तो बेटे याद रखना आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 2 1 2 आ गया। बेटा अगर मैं पी सबशेल की बात करता हूँ तो इट इज़ 2 बेटा 2 इंटू 1 बेटा प्लस 1 बेटा आंसर विल बी 6। बेटा इस तरह अगर मैं डी सबशेल की बात करता हूँ आंसर विल बी 10। बेटा एफ सबशेल की बात करूंगा आंसर विल बी 14। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 इंटू 2l plus 1 this gives the maximum number of electrons in a subshell। अच्छा चौथी बात देखिए बेटा, फॉर्मूला है 2l plus 1, ये हमें क्या चीज कैलकुलेट करवाता है बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। बेटा किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अब देखिए 4 फॉर्मूलाज हो गए। पहला मैंने आपको पढ़ाया n स्क्वायर, पिछले वाला क्या बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। फिर मैंने पढ़ाया 2n स्क्वायर दैट टेल्स अस अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। फिर हमने बेटा 2 इंटू 12 प्लस 1 पढ़ा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। फिर हमने 2l प्लस 1 पढ़ा बेटा, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे बेटा, दैट कम्स फ्रॉम द 2l प्लस 1 जी। बेटा करके देखते हैं, लाइक इफ आई से 2l प्लस 1, बेटे अगर मैं s की बात करता हूं तो s की वैल्यू थी 0 बेटा जी, जरा देखिएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो बेटा जी आप देखिएगा आंसर विल बी 1। s एक सबशेल है, इसमें इसको हम ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। s सबशेल कैन ऑल्सो कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल, क्योंकि बेटा एक ही है। अच्छा जब हम p सबशेल की बात करेंगे बेटा, p सबशेल देखिएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 आंसर विल बी 3। बेटा p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, और बेटा आप जानते हो इसके 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं बेटा, एक px, एक py और एक pz। बेटा 3 ऑर्बिटल्स हो गए इसके। फिर बेटा अगर मैं d की बात करता हूं तो यस 2 इंटू 2 प्लस 1 इट हैज 5 ऑर्बिटल्स। अगर बेटा f की बात करूंगा इट हैज 7 ऑर्बिटल्स इन टोटल जी। तो बेटा ये हमने कुछ बातें की एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए जी। यहां तक कोई डिस्कशन करनी है तो बेटा करें, फिर नहीं तो मैं आगे मूव करूंगा। शाबाश, बोले बोले जल्दी से, चलूं आगे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आर यू विद मी, सो तो नहीं रहे? हाँ जी जवाब दें। ओके हाँ हाँ बेटा n स्क्वायर मैंने कहा दिस टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल जी बेटी, बोलें ओके। हाँ जी बेटे जी, किसी और बेटे बेटी को मसला तो बेटा पूछा, मैं थर्ड क्वांटम नंबर बेटा मूव करूंगा। चलूं ओके, नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखिए प्लीज ये क्यों प्रपोज किया गया। बोहर का एक डिफेक्ट था कि बोहर ने ज़िमन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था बेटा। इनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनमें से ज़ीमन इफेक्ट पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने के लिए दिस क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड। ये ज़ीमन इफेक्ट क्या है, कहता है अगर हम स्पेक्ट्रम को लेकर किसी एक्साइटेड एटम को लेकर के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है। सो ज़ीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इसने इस क्वांटम नंबर को प्रपोज किया गया टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब द ज़ीमन्स इफेक्ट। अच्छा अब पहला था n की वैल्यू शेल के लिए, l की वैल्यू सब शेल के लिए। बेटा दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स और द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। बेटा ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है सब शेल में। जैसे मैंने कहा कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक की ओरिएंटेशन x एक्सिस है, दूसरे की y एक्सिस है, तीसरे की z एक्सिस है। तो बेटा दिस रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, यानी बेटा इजी वर्ड्स में कहूंगा इट रिप्रेजेंट्स सब शेल्स। बेटे इसको हम डेजिग्नेट करते हैं स्मॉल m से। और एक बात याद रखना प्लीज प्लीज प्लीज, कहता है हम डायरेक्टली m की वैल्यूज l से फाइंड कर सकते हैं। प्लीज ये बात नोट कर लें, पेपर में आ चुका है इसी इंटरेस्ट में कि कौन सा क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली बेटा एजीमुथल फाइंड दैट इज m। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर can directly be determined from the azimuthal quantum number। बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आप azimuthal क्वांटम नंबर से फाइंड कर सकते हो। कैसे, हमारी किताब कहती है कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस l। बेटा m इज इक्वल टू प्लस माइनस l। बेटा अब जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर आपसे कहता हूं मेरे पास n की वैल्यू 0 है, लेट अस कंसीडर, मैं 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट लीजिएगा, इसको मैं मिटा लूं फिर इंशाल्लाह बात करता हूं इस पे। चलो जी कैसे, जरा अब गौर कीजिएगा बेटे।
अब मैं कहता हूं जी मेरे पास बेटा जी L की वैल्यू 0 है, तो बेटा M की वैल्यू भी 0 होगी, M विल बी ऑल्सो 0। क्यों बेटा 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आता। अच्छा फिर दूसरी बात देखिएगा, अगर मैं कहूं कि L की वैल्यू 1 है, बेटा अब ये क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये बेटा जी -1 भी हो सकता है, ये +1 भी हो सकता है। 3 वैल्यूज पॉसिबल हो जाती है बेटा, और ये इसका मतलब है कि P सब शेल की 3 ओरिएंटेशंस है बेटा, एक PX, एक PY, एक PZ। इसीलिए हम बेटा P सब शेल को ट्रिपली डीजेनरेट बोलते हैं जी, ट्रिपली डीजेनरेट बेटा, यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, शेप नहीं बोला मैंने बेटा, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर कल का लेक्चर याद है तो बेटा कल मैंने कहा था कि P यूं होते हैं 3 बेटा, एक PX, एक PY, एक PZ, तीनों की एनर्जी सेम है, बस फर्क क्या है, ओरिएंटेशन का फर्क है जी। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं बेटा, अगर L की वैल्यू 2 है बेटा, ये क्या होता है, ये 0 भी हो सकता है बेटा, ये +-1 हो सकता है, ये +-2 हो सकता है बेटा जी। यानी मैं कहूंगा M की वैल्यू L के इक्वल होनी चाहिए, उससे छोटी भी हो सकती है। M कैन बी स्मॉलर और मैक्सिमम इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा इक्वल टू L होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा बेटा इसका मतलब है कि ये 2 है, D सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, D की 5 ओरिएंटेशन निकल पड़ी थी, DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² और DZ²। बेटा ये मैं कल ओरिएंटेशन आपको इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुका हूँ, शेप्स पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा इसके लिए हम कहते हैं इट इज 5-fold डीजेनरेट, इट इज 5-fold डीजेनरेट बेटा, इसमें 5-fold डीजेनरेसी है, यानी 5 है, पांचों डीजेनरेट है भाई, पांचों की एनर्जी सेम है, शेप नहीं एनर्जी। अच्छा फिर बेटा अगर इसकी वैल्यू 3 हो तो यस बेटा इसकी ओरिएंटेशन 0 +-1 +-2 +-3 बेटा यानी 7 ओरिएंटेशन होगी, और इसको बोलेंगे 7-fold डीजेनरेट, इट इज 7-fold डीजेनरेट, ये बेटा 7-fold डीजेनरेट कहलाएगा। और बेटे याद रखना ऑर्बिटल्स तब तक डीजेनरेट हैं जब तक आप इन्हें कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लाइन, ये जो एक लाइन बहुत बेटा वो 3 में स्प्लिट होती है, ये 5 में और ये 7 में। बेटा दिस इज द रीजन फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कि बेटा ये बोहर को सिर्फ और सिर्फ वो एक लाइन थी बेटा, लेकिन रिसर्च में बेटा वो एक लाइन नहीं है, इट इज अ मल्टीपल लाइंस बिकॉज दे हैव द सेम एनर्जी, इसलिए में वो एक लाइन नजर आती थी जी। तो बेटा दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए जी लास्ट वन देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला कि पेपर में सवाल कैसे आ सकते हैं या कैसे आए हुए हैं। बेटा लास्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा ये क्यों प्रपोज हुआ जनाब, बेटा अल्कली मेटल्स आप सब जानते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स हैं बेटा, ग्रुप 1 का मतलब इनके वैलेंस शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। बेटा जब भी हम उस इलेक्ट्रॉन को साइंटिस्ट एक्साइट करते बेटा, जब भी जंप बैक करता तो हमारे पास हमेशा एक की बजाय पेयर ऑफ लाइन नजर आता, पेयर ऑफ लाइन बेटा, जिससे हम डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बेटा याद रखना एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल लाइन आनी चाहिए लेकिन 2 लाइंस आती हैं बेटा। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ बेटा, जिसको हमने बोला डबलेट लाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। बेटा ये काफी देर तक मुहिम बना रहा, फिर 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था गाउडश्मिट और एक का नाम था हेलन बे। बेटा 1925 में इन 2 साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि इसकी वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए गौर से, एक इलेक्ट्रॉन जब बेटा जी एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर या एलिप्टिकल, मुझे इससे कंसर्न नहीं है बेटा, साथ ही साथ वो अपने बेटा न्यूक्लियस पर बेटा जी अपने सेंटर पर एक्सिस, अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है। इट ऑल्सो रोटेट्स अलोंग इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पर, नॉट न्यूक्लियस नॉट सेंटर बेटा, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, यानी बेटा इट ऑल्सो रोटेट्स रिवॉल्व्स अलोंग इट्स ऑन एक्सिस जी। बेटे मेरी बात याद रखना, ये जो रोटेशन है इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज बेटा, इससे हम बोलते हैं सेल्फ रोटेशन। तो गाउडश्मिट और हेलन बे ने कहा कि ड्यू टू द सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, हमारे पास डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो बेटा इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, या पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ। बेटा जी दिस इज द ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर से। कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज मैं एमसीक्यूज की तरफ मूव करने जा रहा हूं जी, जल्दी बोलें, शाबाश जी। वेलकम बैक बेटा, आए जी। पूरा टॉपिक मैंने काफ़ी टाइम लगाया इस पर और एक आधा घंटा तो लगा ही दिया,
तो आइए अब इसकी बेटा हम MCQ देखते हैं और देखते हैं आपने कितना इसमें से गेट किया है। प्लीज़ जवाब आपने देना है, मुझे बच्चों का व्यू दे दीजिएगा। जवाब आपने देने में आपके नाम मेरे सामने आ जाएंगे सारे जी। प्लीज़ मुझे पता लगेगा कौन बच्चा जवाब दे रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। 2010 MD में सवाल आता है जी। ओ वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला जी। ओके चार्ली, आंसर n स्क्वायर। मैंने चारों बातें बोली, चारों फिर बोल देता हूं, ये सवाल आए हैं पिछले साल में यार, ये चारों मैं फॉर्मूला फिर बोल देता हूं। 2n स्क्वायर number of electrons in a shell, n square number of orbitals in a shell, 2l plus 1 number of orbitals in subshell। बेटा अपना माइक ऑफ करो जो भी हो तुम। और बेटा 2 into 2l plus 1 this is the maximum number of electrons in a subshell। बेटा ये दो सबशेल्स के लिए और दो शेल्स के लिए हैं, बस इसको याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 2012 MD का क्वेश्चन है बेटा, जरा देखिएगा। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n the shape of the sub s orbital remains same although their sizes। कल ये पढ़ाया था जी। जी बेटा शाबाश, इंक्रीजेस। बेटा जितना साइज बढ़ेगा किसी शेल का उतना उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साइजेस भी बढ़ेंगे। शाबाश, बीटा इज द आंसर, वेल डन। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ले जी अब आ गया सवाल, सोचे और जवाब देना है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। यहां पे एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। बेटा जिसकी, याद रखना, जिसकी n+l वैल्यू, जिसकी n+l वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा होगी बेटा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। बेटा फिर लिख ले इस बात को, ग्रेटर द n+l वैल्यू greater will be the energy of the orbital। यहाँ इलेक्ट्रॉन उसमें ऑर्बिटल की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी जी। बेटा अब इसको यूं समझिएगा, ये n है, ये l है, ये m है और ये s है जी। जी बेटा अब इस सवाल का ट्रिक सीख लीजिएगा। आपको m और s से कुछ कोई ताल्लुक नहीं है, आपने n+l वैल्यूज को देखना है। बेटा जैसे अगर मैं ए ऑप्शन की बात करता हूं तो 3 + 2 आंसर आया 5। बेटा बी ऑप्शन देखिएगा 4 + 2 आंसर आया 6। बेटा सी ऑप्शन देखिएगा 4 + 1 आंसर आया 5। डी ऑप्शन देखिएगा 5 + 0 आंसर आया 5। जी किसकी n+l वैल्यू ज्यादा बताइए जल्दी से मुझे। बीटा। जी तो बेटा आंसर क्या होगा बेटा जी, बीटा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को जी। सो बेटा जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सबसे ज्यादा होगी बेटा उसी की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो यस आप लोगों को आई थिंक सो क्वेश्चन समझ आ गया है। बेटा आंसर इज बीटा। अगर तो एनर्जी की बात करते हैं तो हमें बस दो ही वैल्यू देखिए n+l, एक इस तरीके सवाल आ सकता है जी। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। मैंने चारों बातें पढ़ाई हैं, अब दिखाएं कौन मैच करता है। ए ऑप्शन है प्रिंसिपल बेटा शेप के साथ, एजीमुथल साइज के साथ, मैग्नेटिक जीमन के साथ और स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के साथ। जी विच इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। बेटा प्रिंसिपल किसके साथ था बताएंगे, साइज के साथ, एजीमुथल था शेप के साथ, बेटा मैग्नेटिक बेटा ऑफ कोर्स जैसे ही लिखा और स्पिन को बताता है बेटा। यू आर राइट जी, चार्ली इज योर आंसर। शाबाश मेरा बेटा। आओ जी बेटी एक और सवाल लेते हैं। विच क्वांटम नंबर इज नॉट द सोल्यूशन। ये तो आसान है, जल्दी से बता दें। डेल्टा। जी शाबाश बेटे, डेल्टा। पहले तीन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, they are derived of, they are the solution of the Schrodinger wave equation, but spin quantum number is not derived from the Schrodinger wave equation। yes shabash, answer is delta ji। how many electrons can accommodate in a subshell L is equal to 2 जी। how many electrons can be accommodated in a subshell with L is equal to 2। हाँ L क्या होता है, L की वैल्यू 2 कब होती है देखिए। L चलें L की वैल्यू 0 1 2 3। बेटा ये होता है S सबशेल, ये P सबशेल, ये D सबशेल, ये F सबशेल। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जनाब, मैक्सिमम 10। शाबाश आपने ठीक कहा, चार्ली जवाब है। तो बेटा आंसर विल बी चार्ली। वेरी गुड जी। एक और सवाल देखते हैं बेटा। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। अच्छा अब इसके लिए आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए।
क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन। बेटा एटॉमिक नंबर 17 है, सबने पढ़ा हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है। बेटा आप देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, 3p में। अब देखें इसकी अगर मैं n+l वैल्यू की बात करता हूं, बेटा ये जो होता है ना, ये जो होता है नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द n वैल्यू एंड दिस रिप्रेजेंट्स द l वैल्यू। बेटा अब जरा देखो n इसका 3 आ गया, थर्ड शेल में है ना, 3 आ गया, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड शेल बेटा। और p के लिए वैल्यू हमने देखी बेटा 1 होती है, तो दिस इज 1। बेटा ये इसने पूछा था n+l वैल्यू, ये आपको आनी चाहिए। बेटा आंसर फिर बन गया हमारे पास, बोलिएगा 4 पीछे। ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन? बताइए। किसी को इशू हो तो बेटा डिस्कस करें, अदरवाइज मैं आगे मूव करूंगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। लो जी, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, अब जवाब आपने देना है। मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम आर पॉसिबल फॉर 4f ऑर्बिटल। बेटा 4f ऑर्बिटल है, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर कौन से पॉसिबल हैं? अब आप इस, हाँ जी, अल्फा नहीं जी, अल्फा नहीं। अल्फा क्यों नहीं, समझ लो पहले, फिर इसके बाद अगली बात पर चलते हैं। बेटा m की वैल्यू कभी l से बड़ी नहीं होती। मैंने पढ़ाया अगर l हमारे पास 3 है तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 और +-3 हो सकती है, ये 4 नहीं हो सकता। बेटा ए ऑप्शन तो गया। बेटा m की वैल्यू कभी भी l से बड़ी नहीं होगी। जी डेल्टा इज द राइट चॉइस, आई थिंक सो डेल्टा जी, बिल्कुल ठीक है। क्यों, अब इसकी वजह समझ लीजिएगा। बीटा क्यों नहीं बेटा? बेटा l की वैल्यू कभी भी, जो l होता है ना, ये हमेशा n से कम होना है। मैंने -1 नहीं कहा, लेस देन n होना है, लेस देन n। अच्छा इसका मतलब ये तो गया, इसमें जो कि l की वैल्यू n के इक्वल आ गई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? और आइए अगर मैं f की बात करता हूं तो बेटा देख के जवाब आ जाना था। ये आ गया 4, n की वैल्यू 4 आ गई, और f की वैल्यू बेटा 3 के लिए इट इज 3, f के लिए 3 होती है बेटा। तो आंसर हमारे पास बन गया जी, डेल्टा इज अ राइट चॉइस। अल्फा में भी यही था, लेकिन m वैल्यू ज्यादा बेटा, ये पॉसिबल है, -2 इज पॉसिबल फॉर दिस वन। ये क्वेश्चन अगर किसी बेटे को नहीं है तो बेटा दोबारा सिखाऊंगा, लेकिन इसको स्किप नहीं करना, पूछें अगर पूछना है तो, अदरवाइज मैं आगे चलूँ। इस तरह क्वेश्चन आगे भी आएंगे भी इंशाल्लाह। जी बोले बोले, चलूं बेटा? मैंने कहा कि m की वैल्यू l से छोटी या l के इक्वल हो सकती है, l से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने लिखवाया भी था पीछे अपने लेक्चर में, अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है बेटा? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा फिर, शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल may have magnetic quantum number value, बेटा इसको जरा रीड करना, may have quantum number value 4 of g, 4s के लिए बीटा, आर यू श्योर? जी डेल्टा, वेरी गुड। क्यों बेटा? s की बात कर रहे हैं बेटा, 4s, और s की वैल्यू हमेशा 0 होती है बेटा, ये हमने पढ़ा हुआ जी। तो इसलिए आंसर विल बी डेल्टा। यस यू आर राइट, आंसर डेल्टा, क्योंकि s की बात कर रहे हैं बेटा, s की वैल्यू 0। लो जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एन एटम, ये भी लेना, हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू +2g। अब आप सोचेंगे, मैं नहीं सोचूंगा, आपने जवाब देना मुझे। आंखों के सामने जवाब पड़ा है आपके, इसलिए आपने को रिलेट नहीं कर पा रही चीजों को। अभी लिखवाई भी मैंने बात आपको जी। नो जी बोले, और आसान है यार, इसको उल्टा पढ़ लो यार। जब m+2 मैक्सिमम कह दिया उसने बेटा, इसका मतलब है कि l की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने अभी तो आपको पढ़ाया यार कि अगर l की वैल्यू 3 होगी ना, l की वैल्यू 3, तो बेटा m, फिर m क्या हो सकता है, 0 +-1 +-2 +-3। बेटा उसने कहा m मैक्सिमम +2 है, तो बेटा फिर L3 वाली ऑप्शन तो गई, मतलब ये ऑप्शन भी गई, ये भी गई, ये ऑप्शन भी गई। तो आंसर इज बीटा। यहाँ बेटा जी इसकी वैल्यू मैक्सिमम +2 है, तो बेटा L की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए थी। अंडरस्टैंड? L की वैल्यू हमेशा जो M की मैक्सिमम से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक हो गया? बिकॉज M इज इक्वल टू +-L। चीज समझ आई बात? क्योंकि बेटा मैं फिर बोलता हूँ, M इज इक्वल टू +-L, ये बात आपने याद रखनी है। m की वैल्यू l से बड़ी नहीं हो सकती,
ठीक हो गया जी, ये बात याद रखनी है। अब देखें, और जो L है वो मैक्सिमम वैल्यू M की मैक्सिमम के इक्वल होती है। जैसे बेटा उसने कहा मैक्सिमम +2 है, तो बेटा ये 2 हो सकता है, ये 3 नहीं हो सकता जी। अंडरस्टैंड? सब बच्चों को ये बात समझ आई है? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, फिर आगे चलूँ मैं, जल्दी जल्दी करो जी। बेटा क्या नहीं है, बस बताए ना, शाबाश, पूछे ना कि क्या समझ नहीं है इसमें से आपको। जी बेटे मैं दोबारा करता हूं, मैंने ये बात की है कि जब उसने पूछा कि M मैक्सिमम +2 है तो इनमें से कौन सा पॉसिबल है। बाकी N की बात तो छोड़ दो ना, जब भी इसने M से पूछना है तो बेटा L को देखना आपने। अब L की बात मेरी बात समझ में रख लो, L की वैल्यू जो है M ± L होता है, यानी बेटा जो L की मैक्सिमम वैल्यू है वो M के इक्वल होगी जो M की मैक्सिमम होती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L। इसका मतलब है कि L की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती। यहां पे देखिए, यहां पे 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, बेटा ये कोई यहां पे 2 है, इसका मतलब इट इज ओनली 2 इज पॉसिबल, 3 नहीं आ सकता। क्यों बेटा? मैंने अभी कहा कि अगर मेरे पास L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है, +-2 भी हो सकती है, +-3 भी हो सकती है, ये वैल्यूज पॉसिबल है बेटा। लेकिन उसने कहा कि M मैक्सिमम +2 है, तो बेटा 3 तो नहीं आएगा ना फिर। हाँ, अगर L की वैल्यू 2 है तो M क्या हो सकता है? M की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, जरा गौर कीजिएगा। द वैल्यू ऑफ M इट मे बी व्हाट, जरा इस पे अपने अटेंशन देनी है बेटा। इट मे बी 0 +-1 एंड +-2। ये बेटा इससे उससे का मैक्सिमम +2 है, लिहाजा L मस्ट बी 2। हाँ जी, अब क्लियर हुई बात? बोलो। चलें, शाबाश मेरे बेटा, अगर क्लियर हो गई तो वेरी गुड जी। आइए जी, नेक्स्ट बात मैं करूंगा जी आपके लिए, एक और सवाल लेके आया हूं जी आपके लिए। करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, मैंने अभी कैलोरी वाला सवाल करवाया है, अब ये तुम्हें खुद आना चाहिए। कहता है जी करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम 37 इज जी। रुबिडियम 37 एटॉमिक नंबर है। अब तुम कहोगे सर पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मैं कहूँगा नहीं, थोड़ा दिमाग यूज़ कर लो तो तुम इसके एंड पे पहुँच जाओगे, एंड पे पहुँच जाओगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जाना है बेटा। आप कहेंगे सर कैसे? बेटा ग्रुप तो सबको याद है, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको याद है बेटा। मैं इसको ज़रा देखिए गौर से बेटा। ग्रुप 1 है ना, रुबिडियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। ये बेटा 1s1, मैं इसको फाइनल करूँगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1। ये नहीं बेटा, हमें 5s को देखना है, ये हमारा टारगेट है। अब बेटा n की वैल्यू क्या हो गई? 5, और s की वैल्यू बेटा हमेशा 0 होती है, तो 5 and 0 विल बी योर आंसर बेटा। वो हमारे पास ए ऑप्शन बन गया, 5 and 0, बाकी सारे पॉसिबल है। ठीक है जनाब, क्लियर हुई इस बात को? 5s फाइनल इलेक्ट्रॉन आएगा, n की वैल्यू 5 आ गई और l की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है जी। उम्मीद है ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। ओके, लो जी, आखिरी टॉपिक हमारा कॉन्फ़िगरेशन पे है, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ आधे मिनट का वक्फा करूंगा, बोर्ड मिटाना है बस। ओके जी, वेलकम बैक बेटा। आसान टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आ जाता है इसमें से, किसी की कॉन्फ़िगरेशन पूछता है बेटा। वो तो रूल्स पे रेफरेंस से बात करेंगे। पहला जी ऑफ पास प्रिंसिपल बेटा। ऑफ पास प्रिंसिपल का मतलब बिल्डिंग अप प्रिंसिपल बेटा। इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये कहते हैं कि जब भी, अच्छा पहली बात एक याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ऑफ-बस प्रिंसिपल इज बेसिकली द रूल्स फॉर सबशेल्स। ये सबशेल, लिख लो इस बात को बेटा, ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल के लिए है। ऑफ-बस प्रिंसिपल इज फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, लिख लो इस बात को प्लीज। अच्छा, अब ये क्या कहता है? कहता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में फिल होने हैं, हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर से फिल होने हैं, यानी पहले सबसे लो पे, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई। और बेटा ये ऑर्डर क्या है? बिल्कुल तुम लोगों ने अपने स्कूल लेवल से, और एफएससी में टीचर फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं एक निमोनिक स्कूल वाली, तुम्हें बिल्कुल याद होगी, बस उसी को फॉलो करना है। मैं एक दफ़ा कर देता हूँ आपके लिए बेटा। हमने 4 वर्ड्स की रिपीटेशन कर दी, एक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल, और फिर फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, और फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ये 4 वर्ड्स की रिपीटेशन है यार। किसी को अगर भूल चुका है तो मैं इसको बेटा रिपीट करता हूँ। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। बेटा एस हमेशा 1 से आता है, पी हमेशा 2 से आता है, डी 3 से, एफ 4 से। बेटा अगर ये 1 है तो इट विल बी 2s, ये 3s, ये 4s,
ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 आ गया। बट ये 2p है, इट विल बी 3p, 4, 5, 6 और 7। बेटा 3d तो ये 4d, 5d, 6d और ये 5f। बेटा इलेक्ट्रॉन्स आपने यूँ इसमें फिल करते जाने हैं। और एक बार और याद रखनी है कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, p सब शेल में 6 आएंगे, d में 10 आएंगे, f में 14 आएंगे। ये रूल आपके सामने लिखा जा चुका। दिस इज द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर जी। कोई शक तो बताएं इस पे। ये सबको आता है, मुझे पता है। कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको लिखनी आती है। सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जिंक जी, एटॉमिक नंबर उसका 30 है जी। मैं कहता हूँ इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। बेटा व्हेन आई राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको फॉलो करें। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, बनेगा 1s2, फिर 2s में जाएंगे बेटा, बनेगा 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2 और फिर 3d10 बेटा। तो ये हमारे पास जिंक 30 तक आ गया। तो यूं आपको इस रूल को फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना है जनाब। दिस इज दी ऑफ पास प्रिंसिपल। आइए मैं आपके लिए 2013 एमडी कैट का क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। बेटा जी जवाब इसका बताइएगा, करेक्ट एनर्जी ऑर्डर इन द गिवन सब शेल इज। ये करेक्ट एनर्जी ऑर्डर ढूंढना है। अच्छा वैसे तो ये याद होना चाहिए, नहीं होता छोड़ दे। आपको जब भी एनर्जी ऑर्डर देखना है यार, तो बेटे एक बात याद रखनी है, आपने n+l वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। n+l वैल्यू मैंने भी सिखाई है बेटा। उससे क्या होगा बेटा, उससे ये होगा कि आपके पास एनर्जी ऑर्डर निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिसकी n+l वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। चले मैं अगर इनको अरेंज करता हूँ, 5s की बात करते हैं। 5s, इसकी n वैल्यू 5 है बेटा, s की वैल्यू 0 होती है, आंसर 5 आ गया। अच्छा 3d है बेटा, इट इज़ 3 प्लस d की वैल्यू 2 होती है, ये भी 5 आ गया। 3p की बात करते हैं बेटा, इट इज़ 3 + 1, आंसर 4 आ गया बेटा। 4s की बात करते हैं, 4 + 0, आंसर फिर 4 आ गया बेटा। ये हमारे पास इनकी एनर्जी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे एक और रूल पढ़ाऊंगा, आगे जाकर पढ़ाऊंगा, लेकिन दोबारा पढ़ाता हूँ। अब तुम गौर करो, यहाँ पे इन दो की वैल्यू सेम है, इन दो की वैल्यू भी सेम आ गई हैं। तो बेटे याद रखना, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n वैल्यू बड़ी होगी, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो बेटा अब अगर मैं हाई एनर्जी के रेफरेंस से बात करूं बेटा, फिर 3d और 5s की वैल्यू सेम है, तो बेटा 5s की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 3d बेटा। उसके बाद आएगा 3d, इसकी एनर्जी ज़्यादा। अब 4 वाला में से देखें, 4s की एनर्जी ज़्यादा, 3p की एनर्जी कम बेटा। इट विल बी 4s एंड 3p। तो ये आपके पास इसका एनर्जी ऑर्डर आ जाता है बेटा। और अगर देखें तो ऑप्शन बी से ये मैच कर गया जी। ये सबको समझ आई क्वेश्चन की या नहीं बेटा, बताइए, बोलें। नहीं बेटा मैंने ये बात की जी बेटी, कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैंने सबकी एनर्जी n+l वैल्यू निकाली। ये बात की मैंने कि जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है, उसकी एनर्जी उतनी हाई है। तो बेटा ग्रेटर दी n+l वैल्यू, हायर विल बी द एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी हाई होगी, 4 की वैल्यू कम है तो इनकी एनर्जी लो होगी। अब अगर दो मनों की सेम आ गई है, दो डिफरेंट की सेम आ गई, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसमें लिए कहा जिसकी n वैल्यू बढ़ी उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो बेटा जैसे 5s की n वैल्यू 5 है, 3d की n वैल्यू 3 है बेटा, तो ये ज़्यादा वैल्यू वाला इसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी वैल्यू लो होगी जी। तो यूँ बेटा इसको आपने अरेंज करना। अब ठीक है बेटी, बोले शाबाश। चलो जी नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, अच्छा जैसे मैंने कहा ऑफ प्रिंसिपल था सब शेल्स के लिए, हुंड्स रूल इज फॉर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बेटा ये कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों और उनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें प्लेस करने हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएंगे सेम स्पिन के साथ, इंस्टेड ऑफ पेयर्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स। मैं मिसाल लेता हूँ, सपोज करें कार्बन 6 एटॉमिक नंबर। बेटा मैं इसकी कॉन्फिगर लिखता हूँ 1s2, 2s2, दिस इज 2px, 2py, 2pz। 2pxyz क्यों लिखा? क्यों बेटा इट इज फॉर द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में 2pxyz लिखना पड़ेगा। वैसे p सब शेल के लिए 2p आएगा, लेकिन हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे क्योंकि हुंड्स रूल इज फॉर ऑर्बिटल्स। अच्छा जी बेटा, अब मैं यूं नहीं कर सकता कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल दूं, नो नॉट पॉसिबल। कहता है जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनमें सिंगल सिंगल जाएंगे सेम स्पिन के साथ, इंस्टेड ऑफ पेयर्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। यानी बेटा अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कॉन्फिगरेशन लिखूं तो बनेगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। बेटा दिस इज द राइट कॉन्फिगरेशन। ये हुंड्स रूल है जी,
हुंड्स रूल कहता है कि जब भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें प्लेस करने हो बेटा ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, बेटा उनको हमेशा सिंगल सिंगल प्लेस करेंगे विद सेम स्पिन इंस्टेड ऑफ पेयर्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स। और बेटा ये मैं बता चुका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जी आइए एक एमसीक्यू लेते हैं, गौर कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले समय में आ चुका। द कॉन्फिगरेशन ऑफ which of the following can be written correctly without applying Hund's rule? बेटा किसकी कॉन्फ़िगरेशन हम Hund's rule अप्लाई किए बगैर भी सही लिख सकते हैं? तो बेटा बड़ी आसान बात करूंगा, याद रखना तीन ग्रुप ऐसे हैं, तीन ग्रुप, एक ग्रुप नंबर 4, एक ग्रुप नंबर 5 और एक ग्रुप नंबर 6। बेटा इन तीन ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल के बगैर कभी भी एग्जैक्टली नहीं लिखी जा सकती, इनके लिए मैं हुंड्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रुप 7 की बात करता हूं या 3, 1, 2 की बात करता हूं, बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल ना भी अप्लाई करो तब भी आप ठीक लिख सकते हो। क्या मतलब? बेटा फ्लोरीन की एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, टॉपिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। बेटा चूंकि इसमें आखिर पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है और बाकी दोनों फिल हो जाते हैं, लिहाजा इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल ना भी अप्लाई करो, बेटा आप इसको सही लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, तो देखो मैं अगर लिखूँ 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz0, बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों? बेटा जी ऑक्सीजन के लिए हमें बेटा हुंड्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए करें ना करें बेटा ये एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो बस तीन ग्रुप याद कर लो, ग्रुप 4, 5 और 6, इनके एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आप विदाउट अप्लाइंग हुंड्स रूल नहीं लिख सकते एग्जैक्टली। तो आंसर बन गया बेटा जी चार्ली। नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, पॉलिस प्रिंसिपल बस एक ही बात करता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की स्पिन हमेशा ऑपोजिट होती है। जी प्लीज मैं 2 दफा बोली एक बात जानबूझ के, 3 बार फिर बोल रहा हूं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स, बेटा अब वो चाहे s है, चाहे p है, चाहे d है या f है, ऑर्बिटल, जब भी ऑर्बिटल आएगा उसमें 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। लेकिन हाँ अगर मैं सब शेल कहता तो p में 6, d में 10, f में 14, लेकिन मैं ऑर्बिटल कह रहा हूं बेटा, ऑर्बिटल चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, उस पे इलेक्ट्रॉन 2 ही आने हैं। तो ये इसका बेटा रूल है पीछे, और दोनों की स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, मैंने सवाल दिया आपके लिए और जवाब मुझे आप जल्दी से फट से देंगे अगर मेरी बात समझ आई है तो। जी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अ p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट? जी वेरी गुड बच्चे, यहां भी पिछले साल का एमडी का सवाल है, बच्चे गलती करते हैं 6 लगाते हैं बेटा, लेकिन यहां गौर करना है, अगर सब शेल होता तो आंसर 6 था, लेकिन यहां ऑर्बिटल है बेटा, एक ऑर्बिटल कोई भी है sp-d-f, उसमें 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं रिजाइड करते। जी दिस इज द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी ले जी नेक्स्ट n+ रूल, ऑलमोस्ट बेटा ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, पीछे वही 2 बातें हैं, ये वाली n+l की बातें थी, लेकिन यहां पे एक बात सुन लीजिएगा, अब मैं चारों बातें बोल रहा हूं फिर से। Obers principle is the filling of electron in subshell. Hund's rule, filling of electron in degenerate orbitals. Paulis is the filling of electron in orbital. n+l is not for filling of electron. It is basically the arrangement of subshells. बेटा ये subshells की arrangement का रूल है, सबशेल्स की अरेंजमेंट का रूल है, बेटा जैसे मैंने यहां समझाया आपको, बेटा हमेशा याद रखिएगा सबशेल्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग n+ वैल्यू। और फिर मैंने यहां पे बात सिखाई आपको कि अगर 2 की n+ वैल्यू सेम आ जाए तो बेटा लो वाला कौन होगा और बेटा हाई वाला कौन होगा? जिसकी वैल्यू बेटा ज़्यादा है n की वो हाई वाला होगा, जिसकी वैल्यू कम है वो लो वाला होगा। बेटा यही लिखा, अगर 2 सबशेल्स की n+l वैल्यू सेम है तो हम बेटा पहले उसे लिखेंगे जिसकी n वैल्यू छोटी होती है, उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n वैल्यू बड़ी है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जी दिस इज़ n+l रूल। आखिरी बात आज की करूँगा जी मैं, दैट इज़ द कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। बेटा क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जो कि बेटा एंटीडोट्स में बहुत दफा आते हैं। अगर मैं क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 24, कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये बेटा गलत होगा। प्लीज
आपने इसका ख्याल करना है कि जब भी क्रोमियम आएगी आपने इसको 4s1 और 3d5 करना है, तब ये राइट कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अगर मैं कॉपर 29 की बात करता हूं बेटा, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आती है 4s2 3d9, ये भी गलत होगा बेटा, इसे आपने कन्वर्ट कर देना है 4s1 3d10 में। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है बेटा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से डी एक्साइड करके नीचे आएगा डी में, 4 से डी में आ रहा है ना बेटा, 3 में आ रहा है बेटा, जब डी एक्साइड करके नीचे आएगा तो, और बेटा ये अगर हाफ फिल्ड हो रहे हों या फुल फिल्ड हो रहे हैं तो ये डी एक्साइटेशन होनी है। फिर सुन लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s में से डी एक्साइट करके डी में आए और बेटा डी हाफ फिल्ड हो जाए या डी फुल फिल्ड हो जाए तो बेटा ये डी एक्साइटेशन होनी है। तो इसलिए बेटा ये बात आपने याद रखनी है, क्रोमियम के लिए ये एग्जैक्ट आएगा और ये कॉपर के लिए आएगा जी। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कुछ पूछना है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं पूछना तो बेटा फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे जी। 30 पहले 30 एलिमेंट्स से, मैंने कल भी बोला पहले 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, जिंक तक कम से कम याद होने चाहिए, जिंक तक ओनली। हाँ, ओबा प्रिंसिपल बोले। ये सर उसकी जो यहाँ पे आपने ट्रिक बताई है ना, ये एस पब्लिक स्कूल वाली, ये तो थोड़ी दोबारा रिपीट। बेटा इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप तब सुनिएगा बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसमें सुन लीजिएगा, ठीक है मेरे बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, उसमें दोबारा सुनिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर करें जी। बेटा मैंने कहा देखें, जब भी एक इलेक्ट्रॉन 4s में से डी एक्साइट करके डी में आए और आने से वो 5 हो जाए इलेक्ट्रॉन या 10 हो जाए तो ये डी एक्साइटेशन होनी है, क्योंकि D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यू एटम स्टेबल हो जाता है ज़्यादा बेटा, ठीक है। शुक्रिया जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। यूट्यूब वाले बच्चों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेटा काफ़ी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर कमेंट दीजिएगा, ताकि बेटा हम आपके लिए फिर भी कोई और लेक्चर भी इंशाल्लाह लाएंगे, जल्द लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।